नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब IQ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, UPSSC AGTA गन्ना पर्यवेक्षक, लेखपाल परीक्षा, RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम और RRB NTPC CB2 जो CBT2 है उसके लिए हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे थे। मैं इतना आपको इंश्योर बिल्कुल करना चाहता हूं कि जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैसे कि आज हम लोग मौर्य वंश के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अगर एग्ज़ाम में मौर्य वंश से कोई भी क्वेश्चन आया तो इन प्रश्नों के बाहर नहीं आएगा, मैं इतना इंश्योर आपको कर सकता हूँ। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग कर रहे हैं अभी कवर, जिसमें मौर्य वंश आज हम लोग क्लास नंबर 5 में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इतिहास की बहुत सी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको कवर कर चुके हैं, जो सभ्यता वगैरह थी। ठीक है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ऐसे इन प्रश्नों को हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। तो पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको बाकी 4 वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, एक सीक्वेंस से। ठीक है। और दोस्तों देखो, एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से आएगा, वरना यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ AGTA वाले मेरे प्यारे अभ्यर्थियों के लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा और उत्तर प्रदेश जॉब IQ के साथ जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, पेड व्हाट्सअप ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने के साथ साथ जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसके नोट्स PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अच्छे से सुन लो, PDF फॉर्म। वरना कुछ लोग मैसेज करते हैं, सर 160 रुपये में क्या मेरे घर पे कुरियर आएगा। भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि 500 प्लस पेज का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, आप खुद जानते हैं 160 रुपये में मैं अगर फ़ोटोकॉपी भी करा के आपके घर पहुँचाऊँ तो कम से कम इसमें 700 से 1000 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ, PDF फॉर्म में कंप्लीट आपको नोट्स की PDFs मिलेंगी, प्रीवियस पेपर मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा। ठीक है, सब लेकिन रहेगा PDF फॉर्म में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आपको, ठीक है, ये नंबर सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आप इस पर मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप बहुत अच्छे से अपने AGTA एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 160 रुपये इसका प्राइस है, और AGTA के साथ साथ बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी PDF, प्रीवियस पेपर, उनकी भी जानकारी, सब कुछ आपको इस ग्रुप पर टाइम टू टाइम मिलता रहता है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो मौर्य वंश पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। जितने भी हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं ऐसे ही प्रश्न है वो, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी कई बार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मगध का शासक था घनानंद। तो घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी यहाँ पे ले ली थी, और मगध की जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। चंद्रगुप्त का यहाँ पे धर्म पूछा जाता है कि किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, भद्रबाहु नामक एक भिक्षुक थे, जैन साधु थे, उनसे दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखें तो 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, अब जो ईसा पूर्व वाला टाइम पीरियड है वो उल्टा चलता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पे हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों, मेगास्थनीज का नाम आपने कई बार एग्जाम्स में सुना होगा। ठीक है, इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो देखा होगा। तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया तो क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, जिसका कार्नेलिया नाम था। ठीक है, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था 305 ईसा पूर्व में, और 4 इसको चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने अपने जो राज्य थे उसके पार्ट दिए थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की किताब थी इंडिका। ये कई बार है, ये किताब कम से कम 1000 एग्जाम्स में पूछी गई होगी। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, तो
जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी उपवास के दौरान। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में जो साधु वगैरह रहते हैं उपवास से अपना देह त्याग करते हैं, तो उसी प्रकार से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपना, ठीक है, उपवास के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ये मगध का राजा बना था। कब बना था? आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंदुसार मगध का राजा कब बना था, तो 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार दोस्तों आजीवक संप्रदाय का यहाँ पे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित था और अमित्र घात के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन वहाँ पे रखे होंगे। आगे देखें दोस्तों, तो बिंदुसार ने तक्षशिला में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के 2 पुत्र थे। ठीक है, मतलब कि जो पुत्र थे बिंदुसार के, अशोक और सुसीम, उनको तक्षशिला में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। आगे देखें दोस्तों, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो कि 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना था। बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि अशोक मगध का राजा कब बना था, और कलिंग वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध का राजा बना था। बिल्कुल रट लो इस प्रश्न को जिन लोगों को नहीं पता हो। राजगद्दी पर बैठने के पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक थे अवंती के गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल थे, अवंती के गवर्नर थे। आगे देखो दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। किसका नाम? अशोक का नाम। दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, 4 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अगर मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बड़ी संभावना रहती है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। कलिंग वाला और एक अशोक के ये राज्याभिषेक वाला कि अशोक गद्दी पे कब बैठा था। कलिंग वाला और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में किया था कलिंग पे आक्रमण। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, अशोक किस धर्म को मानता था या फिर, तो बौद्ध धर्म को मानता था अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंबिसार, जो, ठीक है, बिंदुसार, तो ये मानते थे आजीवक संप्रदाय को, और अशोक मानते थे यहाँ पे बौद्ध धर्म को। आगे देखें तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है किसने आरंभ किया था? अशोक ने प्रारंभ किया था। ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन हम लोगों ने जब अपनी सभ्यता वाली पढ़ी थी, क्लास पहली थी आई थिंक वो, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, अफगानिस्तान से दोस्तों ग्रीक और अरमाइक भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। पाकिस्तान से खरोष्टी भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान में ग्रीक अरमाइक के, पाकिस्तान में खरोष्टी के, भारत में ब्राह्मी लिपि के। अशोक के शिलालेख की खोज, ठीक है, 1750 में फैनथेलन ने की थी। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख थे उसकी खोज किसने की थी? फैनथेलन ने की थी। ठीक है, और पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। चौथा शिलालेख है जो अशोक का, उसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अब इस किस शिलालेख में किसकी घोषणा की गई है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में कई बार आता है। तो चौथे शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा हुई। 7वें अभिलेख में दोस्तों, जो 7वां अभिलेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो ये जो 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मैंने वो अभिलेख आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, बता दिए।
कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और अशोक का जो 7वां अभिलेख है, ठीक है, ये सबसे लंबा है। यही जो है प्रश्न मौर्य काल से बनते थे। इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर करने का यहाँ पे प्रयास किया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं प्रश्न कैसे लगे आपको, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। क्या आपको कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे थोड़ा मैं मोटिवेट फील करता हूँ कि चलिए आप लोग कम से कम देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो और यहाँ पे क्लासेस बनाई जाएँ, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, AGTA के ग्रुप में जो लोग जुड़ना चाहें, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके ये नंबर आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। 160 रुपये में आप कंप्लीट स्टडी नोट्स की PDF ले सकते हैं यहाँ पे, और इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।